दुनिया भर की 2025 में जो चर्चित किताबें हैं और किताबों के जो ऑथर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, सभी। एक तो क्या होती है कि सर कुछ किताबें जो इतिहास में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी होती हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, भारत एक खोज, विश्व का इतिहास जैसे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताबें, मूक नायक जैसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें, ये सारी किताबें क्या करती हैं, तो फिक्स है इनका एक इतिहास है सर, वो आएगा ही। लेकिन करंट अफेयर से क्या करता है कि हर साल बहुत सारे दुनिया भर के राइटर है, देश के भी और दुनिया के, जो हर साल कम से कम 8-10 किताबें लिख जाते हैं। हमसे किताब पढ़ी नहीं जाती है, वो एक आदमी क्या करता है 10 किताबें लिख जाता है। लेकिन उन 10 किताबों में से एक आध किताब जो होती है बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाती है, चर्चित हो जाती है। उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनका राइटर इतना बड़ा होता है कि चर्चा में आना तय होता है। तो ऐसी किताबें, उन किताबों को मिलने वाले अवार्ड और उनके लेखक, इनका नाम पूछता है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ सर कम से कम 10-15 किताबें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हम लोग बना के चलेंगे जो एग्जाम्स में प्रॉपर पूछी जाए। क्लियर है ये? चलिए तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है विंग्स ऑफ वॉल्यूरा 2025 में किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई किताब है विंग्स ऑफ वॉल्यूरा 2025। इसको याद रखेंगे सर, किसने लिखा है इसको? स्वप्निल पांडे ने ये किताब लिखी है करके, ठीक है। हर बार सर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसको मिलने वाले अवार्ड। एबो एंड बॉयन 2025 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिव कुमार मोहनका के द्वारा। किसके द्वारा? शिव कुमार मोहनका। दो तीन बार मैं नाम को इसलिए ले रहा हूं सर, ये हमारे कोई इतिहास वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, जिनका नाम हमारे जबान पर रटा होगा। हो सकता है कि इस नाम को आप केवल एक बार सुने, दोबारा फिर कभी ना सुने। तो नए नाम होते हैं, उनके साथ बुक को कनेक्ट करके याद करना होता है, इसलिए 2-3 बार नाम लेना बेहतर होता है। इसमें लिखा हुआ है एबो एंड बायोन 2025 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिव कुमार मोहनका के द्वारा लिखी गई। याद रहेगा एबो एंड बायोन। चलिए, मैंने कैंसर को जीत लिया 2025। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये दिमाग से उतरेगा भी नहीं। क्या लिखा है? मैंने कैंसर को जीत लिया। दुनिया के बारे में बता रहा हूं कि भी कंट्रोवर्सी चली थी कि वो आप देखे होंगे, एक सिद्धू करके क्रिकेटर जो कपिल शर्मा में जज बनते हैं, उनकी पत्नी को कैंसर हुआ था। तो ऐसा कहा गया कि उन्होंने, हालांकि क्या कंट्रोवर्सी थी उसमें नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन ये था बेटा कि उन्होंने बोला कि मैं हल्दी पानी पिलाकर, है ना, डाइट करा के, बिना दवाई के ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपनी बीवी के 3rd स्टेज के कैंसर को मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये बात हुई। फिर उसके बाद अभी दुनिया में कैंसर का वैक्सीन किसने बना लिया है? रशिया ने। पता है कि नहीं पता आपको कि रशिया ने कैंसर के वैक्सीन को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये सारी चीजें चल रही है और उसमें किताब आती है मैंने कैंसर को जीत लिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। और कैंसर तो है ही है भाई। 2025 में किसने लिखा? तो ये डॉक्टर पी विजया आनंद रेड्डी ने। लिखेगा तो कौन? डॉक्टर ही लिखेगा, क्योंकि कैंसर को जीतने वाला कौन हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है। दूसरी बात, नाम कैसे याद रखेंगे? जिसने कैंसर को जीत लिया वो कौन है? उसने विजय को प्राप्त कर लिया। और जो कैंसर को जीत लेगा हमेशा किस में रहेगा? आनंद में रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लॉन्ग टर्म पे क्या कर सकते हैं हम? नाम को अपने मस्तिष्क में जमा सकते हैं कि मैंने कैंसर को जीत लिया। जीतने वाला विजयी होता है, इसलिए विजय, और कैंसर पे जीतने के बाद तो आनंद आएगा ही, इसलिए नाम क्या है उसका? विजय आनंद। आई होप सो याद रहेगा ये। तो ऐसे ही जब हम लोग बैठते हैं ना, तो काफी सारी, क्योंकि देखो मैं जो आपको क्यूरियोसिटी दे रहा हूँ, मसाला दे रहा हूं कि सर इसको ऐसे कनेक्ट करना, उसको ऐसे कनेक्ट करना, हर किसी का ब्रेन एक टाइप का नहीं होता है, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हर किसी का ब्रेन अपनी एक क्यूरियोसिटी रखता है। तो अगर आप उसको खुद बैठकर जमाएंगे ना कि सर हाँ इस तरीके से जमा के मैं याद रख सकता हूं, तो आपके लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। ठीक है, और वैसे ही करना चाहिए, वरना कितना याद रखेंगे इसको हम लोग। सर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोदीज मिशन 2025 के लेखक कौन है? तो ब्रजेश देसाई। मोदीज मिशन 2025 के लेखक कौन है? तो ब्रजेश देसाई। याद रहेगा। मोदी जी क्या है? तो सर देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए कौन सा आदमी लिखेगा? देसी आदमी लिखेगा। किसके बारे में? मोदी जी के बारे में। तो इसलिए क्या बताएंगे सर हम लोग कि मोदीज मिशन 2025 कौन लिखा है? देसी लिखा है। कौन लिखा है? तो ब्रजेश देसी लिखा है, या फिर देसाई लिखा है? तो देसाई हो, पर अपने को याद कैसे करना है? उसको देसी से करना है। ठीक है, तो ये सारे तरीके मैं अपनाता हूं। इससे होता क्या है कि सर अगर मैं फैक्ट टू फैक्ट याद करने जाता हूं, हमारा दिमाग ट्रेंड ही नहीं होता यार फैक्ट टू फैक्ट याद करने के लिए, तुरंत क्या करता है उसको छोड़ देता है वो। लेकिन अगर आप कोई क्लू देकर याद करोगे ना, जैसे मोदी जी कहाँ के आदमी? देश के, तो क्या हो गया? देसाई हो गया। जो कैंसर को जीतेगा वही तो विजयी होगा। विजय क्या होगा? और आनंद में रहेगा, विजय आनंद हो गया। उसके पहले वाला याद नहीं होगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ना क्लिक करना चाहिए हमको, हमेशा टॉपिक को किसी ना किसी चीज से कनेक्ट करके अपने को चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है रेडी, रिलेवेंट एंड रिग्यूरेंट शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, और ये रिटायर्ड है। कहानी क्या है कि हमारे पास रेडी, रिलेवेंट और रिग्यूरेंट शेपिंग ऑफ फ्यूचर रेडी फोर्स।
अपने को अपनी एक फ्यूचर रेडी फोर्स है। किसके बारे में बात हो रही है? फोर्स के बारे में। फोर्स मतलब आर्मी के बारे में बात हो रही है। और आर्मी में क्या होता है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। ठीक है, तो सर कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जिनके पास ऐसी फोर्स होगी रेडी, रिलीवेंट एंड रिजुग्रेंट, शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स। जिसके पास ऐसी फोर्स होगी वही तो राज करेगा। वही क्या करेगा? राज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो सर लेफ्टिनेंट जनरल राज, अगर अपने को इतना भी याद है तो इतना कॉपी नहीं कराया कि राज शुक्ला, राज तिवारी, राज पांडे, ऐसा बिल्कुल नहीं देगा। एक ही आदमी देगा। किस नाम से सर? तो राज के नाम से। जिसके पास इतनी अच्छी फोर्स होगी वही क्या करेगा? राज करेगा। देखो याद कैसे होगा सर कि पीछे मोदी वाला देसी आदमी देसाई लिखे हैं। ठीक, यहाँ पे जिसके पास ऐसी फोर्स होगी वो क्या करेगा? राज करेगा। और जो कैंसर पे विजय पाया वही तो विजय आनंद लेगा। वही तो विजय क्या लेगा? आनंद लेगा। देखो तीनों के तीनों याद हो गए और लंबे समय तक चलेंगे। तो याद करने के तरीके होते हैं। क्योंकि सर देखो जो एक स्टैटिक हिस्ट्री जो हमारे पास जीके होता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये फिक्स होता है, बड़ा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहानियों के माध्यम से सुना सुना के याद करा दिया। अब एक बार याद हो गया है तो जब तक हमारी जर्नी चलेगी कॉम्पिटिटिव की, तब तक क्या होगा? फायदा देते रहेगा। इसका लॉस ये है सर, ये वन टाइम होता है। इस साल याद कर लिया, 25 के बाद 26 जैसे हमारे पास आया, 26 में 6 महीने तक चलेगा ये जुलाई तक। जुलाई के बाद सब कुछ क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। तो इसका ये लॉस होता है। ठीक है, चलिए 2025 में द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई किसके द्वारा लिखी गई? आपको पता होगा ना कि हमारे साउथ इंडिया में एक एम्पायर हुआ करता था, चोला एम्पायर। राजेंद्र चोल सुने होंगे आप लोग उसके बारे में। समुद्रों का, बंगाल के सागर को समुद्र चोलों की झील कहा जाता था। दुनिया भर का उन्होंने इनसे विकास किया। कंबोडिया तक उनका शासन था। पूरा का पूरा इंडियन ओशन किसके हाथ में था? तो चोला के पास था। चोला एम्पायर के पास उस समय साउथ इंडियन ओशन की सबसे बड़ी जो क्या थी? नेवी थी। किसके पास? एशियंट काल में, आज से लगभग 1000-1200 साल पहले किसके पास थी? चोला साम्राज्य के पास थी। उसके बारे में बात कर रहा है। द चोला टाइगर्स, उनको चोला शेर कहा जा रहा है। द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इन चेन्नई, सोमनाथ मंदिर जानते होंगे। सोमनाथ इन चेन्नई किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। किसकी लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। तो इतना लंबा कभी नाम याद नहीं रखना, मुझे बस इतना नाम याद रखना सर, चोला टाइगर्स। द चोला टाइगर्स पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी जानते ही होगे, है ना? जीसस की क्या थी? मम्मी थी ना मदर मैरी। तो मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी मेरे पास आई। 2025 में यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति रॉय, बहुत बड़ी लेखक है अरुंधति राय। शशि थरूर, विदेश के एक रस्किन बॉन्ड, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? शशि थरूर कांग्रेस के एमपी है ना? बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़े राइटर। वैसी अरुंधति राय, द स्मॉल थिंग्स, पिछले साल की ट्रेंडिंग पुस्तक थी 2023-24, बहुत ट्रेंड करी। द स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड, सुने होंगे? नहीं सुने? बहुत चर्चित पुस्तक थी। अरुंधति राय बहुत बड़ी लेखिका है भारत की। दूसरा कौन है सर? शशि थरूर है, बहुत बड़े लेखक है। ठीक है, विदेश की बात करेंगे सर तो हमारे पास रस्किन बॉन्ड, बहुत बड़े लेखक। ठीक है, उसी प्रकार अगर भारत के अंदर कोई नेता अगर कोई पुस्तक लिख देता है जो कि सत्ता में हो, ऐसे लाइक जैसे कि स्मृति ईरानी ने लिखा था लाल सलाम, स्मृति ईरानी की पुस्तक थी। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक थी? मोदी जी की पुस्तक थी। तो ये सारी जो किताबें होती हैं सर, इनका बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है अगर कोई भारत का कोई केंद्र लेवल का मंत्री कोई किताब लिख देता है तो। जैसे पटवारी में पूछा रखा था आपका, नहीं सॉरी, बैंकिंग के टाइम पूछ रखा था, एपेक्स बैंक के टाइम में, कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था करके। तो प्रणब मुखर्जी कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे, इकोनॉमिस्ट रहे देश के। तो ऐसे नेताओं के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को एग्जाम्स में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे एग्जाम वॉरियर किसका लिखा हुआ है? मोदी जी का लिखा हुआ है। वैसे ही इस नाम को याद रख लेना कि अगर अरुंधति जी के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है सर, तो मैंडेटरी है, याद करना ही है, उसको छोड़ने का कोई उपाय ही नहीं बनता है। याद करना है मतलब करना है, मतलब करना है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? चलिए याद रहेगा, मदर मैरी कम्स टू मी 2025 से पुस्तक किसकी है? तो अरुंधति रॉय की है। क्लियर है ये? चलिए, Why the Constitution is matter, ये पुस्तक 2025 में बहुत ज्यादा चर्चित रही। गुड मॉर्निंग। क्यों चर्चित रहेगी? क्योंकि भाई ये लिखी गई थी हमारे फॉर्मर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। अभी तो खैर बदल गए हैं, उस समय कौन थे जिसे पुस्तक लिखी गई थी? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी Why the Constitution Matter, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मैटर करता है। कब आई? 2025 में। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। इसको लिखा किसने है? सीजेआई। सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन लिखे थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रहेगा? चलिए आगे आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है एम.एस. स्वामीनाथन? भारत में हरित क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन को लाने वाले कौन हुए? एम.एस. स्वामीनाथन। 2024 में इनको की जो मृत्यु है वो 96 वर्ष की उम्र में हो गई और 2024 में इनको मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद दिया गया भारत रत्न दिया गया। और उन पर एक पुस्तक लिखी हुई है एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फीड इंडिया। द मैन हु फीड इंडिया, वो आदमी जिसने भारतीयों को खाना खिलाया। वरना भारत की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि भारत के अंदर कम उत्पादन क्षमता, क्योंकि भाई प्रोडक्शन उतना हाई नहीं होता था, यील्ड नहीं आता था, तो हमारे यहाँ अनाज संकट पैदा हो गया था।
लेकिन इन्होंने क्या लाया, तो ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आया, जिसके कारण जो उत्पादन था, यील्ड था, वो जरूरत से ज्यादा होने लगा, क्षमता से अधिक होने लगा। और स्थिति आज ये है कि आज भारत जो है सर बैठ के 6 महीने तक दुनिया भर को खिला सकता है, और अगर खुद खाने की बात आ गई तो 3 साल तक हम बैठकर खाएंगे, हमारा अनाज खत्म होने वाला नहीं है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता है भारत। वो संभव क्यों हो पाया, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। उस ग्रीन रिवोल्यूशन को लाने वाले कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। इसलिए उस पुस्तक का नाम क्या है, एमएस स्वामीनाथन द मैन। ये वही आदमी है हु फीड इंडिया। बात समझ में आ रही है। यह 2025 की किताब है, और सर किसने लिखी है, उसको लिखा है क्या लिखा है जी, प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा जयकुमार ने क्या लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। बड़ा कहानी है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फीड्स इंडिया। 2025 में इस किताब के लेखक कौन है, प्रियंबदा जयकुमार। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ये होता है क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। डोमिनेंट एंड धर्मा रिफरिंग कैपिटलिज्म 2025 किसके द्वारा लिखी गई है, तो विवेक सिंघल के द्वारा। किसके द्वारा, विवेक सिंघल के द्वारा लिखी गई है। देखिए भारत की स्थिति ऐसी है भाई कि अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, सब अर्थशास्त्री समझ रहे हैं कि आने वाले 2040, 45, 50 तक भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है। कहानी क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। ये भी जानते हो कि इंडिगो में क्या हुआ, किसी कारण से अभी जो क्रैश वगैरह हुए ना, तो इंडिगो में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पायलट्स थे उनका ट्रेनिंग पूरा नहीं था, उनके सारे नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो उनको क्या किया, प्लेन चलाने से मना कर दिया गया। तो इंडिगो के बहुत सारे पायलट थे, वो लोग प्लेन चलाने में वो हो गया, अनफिट हो गए। तो बहुत सारे प्लेन के टिकट कैंसिल हो गए। अब प्लेन के टिकट कैंसिल हुए तो भाई भारत के अंदर कोई भी सरकारी संस्था नहीं है। जो एरोनॉटिक्स का जो पूरा क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्या हो, प्राइवेट है। अब सरकारी संस्था नहीं होने के कारण दिक्कत ये आई कि भाई अब लाखों की संख्या में लोग थे जिनको किसी की शादी में जाना था, कुछ को तो खुद की शादी में भी जाना था, टाइम से पहुंचना था, किसी का ऑपरेशन था, किसी की सगी बहन की सगाई थी, ट्रेन में टिकट मिल नहीं सकता भाई, क्योंकि लाखों की भीड़ कहां से एडजस्ट कर दोगे, क्योंकि प्लेन का शेड्यूल बनाता कैसे आदमी, 3 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे पहुंच जाएगी, 2 दिन पहले पहुंच गए करके। तो परिस्थितियां ये थी। अब वहां लाखों की संख्या पैसेंजर थे जो इंडिगो को हल्ला कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरे फ्लाइट पे स्विच किया कि हमको दूसरे फ्लाइट पे काम करते हैं, टिकट खाली होगा स्विच कर लेंगे। दिक्कत ये थी कि सर दिल्ली से मुंबई की जो फ्लाइट 6000 रुपए की, वो फ्लाइट का रेट से 80,000 रुपए हो गया, 75,000 रुपया हो गया। लेना है तो लोग वरना जाओ करके। तो इसको बोलते हैं मौका परस्ती। अगर मान लो अभी ऑक्सीजन चल रहा है, कोई कहीं घूमने नहीं जा रहा है, यहाँ से अगर मैं बिहार और दिल्ली की ट्रेन लेता हूँ स्लीपर क्लास में, 600 रुपए टिकट मेरा किराया बनेगा। अगर सर मान लो मैं लगन के टाइम में जाऊंगा तो क्या उस समय 6000 कर देगा किराया को, किराया उस समय क्या होता है, 600 होता है। आपने पहले बुक किया, आपको पहले सीट मिल गई, आप वेटिंग में जा सकते हो, लटक के जा सकते हो, लेकिन किराया कितना देना होगा, 600 ही देगा। सरकारें तो नहीं करती है ना कि भाई लगन बढ़ गया, कस्टमर बढ़ेंगे, किराया काम कर 6000 कर दे, 10 गुना कमाओ रे, 12,000 का जाना जा नहीं जाना है मत, जैसा तो नहीं करती है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेट कंट्रोल करती है, मूल्य होता है ना उसको, बाजार मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, पब्लिक आराम से चल पाती थी। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता है सर, बाजार मूल्य नियंत्रण खेल खत्म हो जाता है उसका। अब अगर एरोनॉटिक्स क्षेत्र में अगर कोई हवाई ऐसा कोई एयर कंपनी ऐसी होती, लाइक एयर इंडिया है जो सरकारी होती, तो भाई जितना सीट है जितना अवेलेबल करा देंगे उसी रेट पे कराएंगे जो एक्चुअल रेट चल रहा है। सुविधाएं सर कम ज्यादा हो सकती है, पहुंच जाओगे और 3 घंटे के फ्लाइट में तुम कितना शराब, कितना विस्की, कितना खाना खाओगे यार, क्या लग्जरी चाहिए तुमको, ट्रेवलिंग करना है, सीट मिल गया, एसी चल रहा है, साले बैठो और पहुंचो। तो लग्जरी के नाम से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया और उसके बाद खेल खत्म। बात समझ में आ रही है, ये है प्राइवेटाइजेशन का गंदा खेल। अब दिक्कत क्या है भाई कि आज किसान भी लाया था, ये किसान की खेती कौन करवाएगा, आगे बड़ी कंपनियां करवाएंगी, उसका राशन खरीदेंगी और सारा राशन बल्क में उठा लेंगे कौन, तो बड़ी कंपनियां उठा लेंगी। अब वो खेल कैसे खेलेगी कि सर मार्केट में पहले क्या करेंगे, सारा माल तो हमारे पास है, किसान से 60 रुपए में खरीद लो, मार्केट में 40 बिक रहा है, किसान से आप 60 में खरीद लो, पूरा माल रख के स्टॉक कर लो। जब मार्केट में शॉर्टेज हो गया तो उसी माल को 200 में बेचो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो माल प्राइवेट कंपनियों के पास जा चुका है। तो हर जगह एक प्राइवेट सेक्टर में एक सरकारी खिलाड़ी होना चाहिए। आज आप देखना हर 2 महीने में क्या हो रहा है, आपके जियो के रिचार्ज बढ़ जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में जियो का रिचार्ज बढ़ जा रहा है। अगर बीएसएनएल कंपनी सही तरीके से डोमिनेट करते रहती, रिचार्ज बढ़ते क्या। अब बीएसएनएल आदमी उछल के ले भी लिया, चल ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रहा है, कॉल ड्रॉप्स आ रहे, आदमी क्या कर रहा है, हार पारे किसको ले रहा है, तो जियो ले रहा है, एयरटेल ले रहा है। वरना पहले जियो एयरटेल आइडिया नहीं चलेगा, एयरसेल का लेके आ जा, वोडाफोन का लेके आ जा, डोकोमो का लेके आ जा। बात समझ में आ रही, कंपटीशन था तो फायदा किसको रहा, पब्लिक को। अब 3 कंपनियों की मोनोपोली हो गई, वो साथ बैठ के चर्चा करते कितना बढ़ाना है, तो 50 और बढ़ाते ना यार, सब बढ़ाएंगे, हाँ सब बढ़ा देंगे, तो कहाँ जाएगा आदमी, बात तो करना ही है, इंटरनेट चलाना ही है। बात समझ में आ रही है, ये समस्या है। प्राइवेटाइजेशन अच्छा है पर उतना भी अच्छा नहीं है। हर प्राइवेट सेक्टर में एक सरकारी खिलाड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, वरना बीएसएनएल टाइप रहेगा तो भाई हम अगर हम भारत के अंदर बात करें, हम पूरी तरीके से निर्भर है टेलीकॉम में प्राइवेटाइजेशन पर। ये अगर बात करें अपन एयर ट्रेवल में, तो पूरी तरीके से किस पर, प्राइवेटाइजेशन पर। ये स्थिति है, और दोनों में अंधाधुंध कमाते, मौका परस्त होते हैं, क्योंकि कोई नॉर्म्स नहीं होता कितना लेना है कितना नहीं लेना है। इसी पर बेटा पुस्तक लिखी गई थी। अब आते हैं सर 2025 के बुकर पुरस्कार पर। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस पुस्तक को मिला, तो सर याद रखेंगे हार्ट लैम्प को। इसको आप लोग भी कई बार क्या किया, कराए, ठीक है। तो इसको अब एक साथ रखना भाई, बुक से रिलेटेड डाटा क्या होगा एक साथ रहेगा हमारे पास। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला सर, तो हार्ट लैम्प को मिला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला, हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है,
तो बानू मुश्ताक है, याद रहेगा। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो बानू मुश्ताक है। ठीक, हार्ट लैम्प पुस्तक का अनुवाद ट्रांसलेशन किसने किया है? तो दीपा बस्ती ने। किसने किया है? दीपा बस्ती ने किया, याद रहेगा। बानू मुश्ताक लेखक थी, दीपा बस्ती क्या है? तो उसका ट्रांसलेटर है। और पुस्तक का नाम क्या बेटा? हार्ट लैम्प। उसको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला हमारे पास है पुलित्जर पुरस्कार। ये भी साहित्य के लेखक के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फॉर द फिक्शन किस पुस्तक को मिला है? तो जेम्स पुस्तक को। पुलित्जर अवार्ड किसको मिला है? तो जेम्स पुस्तक को मिला है। जेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिसिविल एवरेट। किसने लिखा है? प्रिसिविल एवरेट ने लिखा है। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं, जेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वही वाला हो गया हमारे पास। 2025 में पुलित्जर प्राइज ऑफ हिस्ट्री किसे मिला है? वो उसके क्षेत्र में था, ये कौन क्षेत्र में है? हिस्ट्री के क्षेत्र में है। ये मिला है कॉम्बी को। पुलित्जर पुरस्कार हिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला है? तो कॉम्बी को। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को निकाल कर लाए हम। कॉम्बी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो एडा एल फील्ड्स ब्लैक। आप बस ब्लैक याद रख लेना, पूरा कभी भी नहीं रटा जाता। जैसे हम लोग अगर बात करें सर की बल की परिभाषा किसने दिया, गति के तीनों नियम किसने बताया, क्या बताते हैं हम लोग? न्यूटन। पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो सर आइजैक न्यूटन याद नहीं रखते हम, नाम बस याद रखते हैं, न्यूटन याद रखते हैं। उसी प्रकार अगर मैं सर एडा एल फील्ड्स ब्लैक, अरे कौन टाम जंपा ले, सिर्फ कितना? ब्लैक। हमको तो बस ऑप्शन टिक